Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Sales Management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि होलसेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके रिगार्डिंग मैंने 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन वाज द सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन वाज द सर्विसेज टू रिटेलर्स एंड थर्ड वन वाज द सर्विसेज टू सोसाइटी, जिसमें से प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्विसेज टू प्रोड्यूसर और सर्विसेज टू रिटेलर्स के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। जैसे सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्राइस स्टेबिलिटी, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मार्केट इंफॉर्मेशन, help in price determination, possibility of large scale production, helpful in standardization and grading, link between retailers and producers। तो ये सर्विसेज थी जो होलसेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू रिटेलर्स, जिसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए थे। दीज वर द पॉइंट्स। The first one was the facility in purchase of goods. Second one, credit facility. Third one, information of new product. And fourth one was the sorting, grading and packing etc. of goods. तो ये 4 पॉइंट्स रिटेलर के रेफरेंस में हमने डिस्कस किए थे। बाकी कुछ पॉइंट्स और हैं इसके, जिन्हें हम अब डिस्कस करते हैं। The fifth point under services to retailers is benefit of advertising. What happens generally? Wholesalers advertise at their own expenses. यानी कि जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को ये होलसेलर्स अपने खुद के एक्सपेंसेस पर एडवर्टाइज करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, जिससे कि वो अपनी सेल को मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकें। इसका फायदा किसको मिलता है? इसका फायदा रिटेलर्स को मिलता है, और रिटेलर्स इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर रिटेलर्स भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, यानी कि होलसेलर्स तो एडवर्टाइज कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ रिटेलर्स भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का जो इफेक्ट होगा वो डबल होगा, और उसके बेसिस पर सेल को मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज किया जा सकता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो होलसेलर्स हैं वो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर या फिर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट के साथ में डील करते हैं, यानी कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के साथ में। तो इससे क्या होता है, जो होलसेलर्स हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, और उस स्पेशलाइजेशन का फायदा किसको मिलता है? रिटेलर को, क्योंकि जो रिटेलर हैं वो क्या करते हैं, वो उस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी लेते हैं, यानी कि वो उस स्पेशलाइज्ड होलसेलर से उनकी एबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी और उनके एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेते हुए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मैक्सिमम लेवल तक सेल कर सकते हैं। ये भी बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द कंसल्टेंसी सर्विसेज। होलसेलर्स क्या करते हैं, ये रिटेलर्स को कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। द रिटेलर्स regards the sales representatives of wholesalers as a valuable source of information and advice। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। होलसेलर्स क्या करते हैं, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रिटेलर्स के पास भेजते हैं, और ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो रिटेलर्स को सजेशन दे सकते हैं कि किन किन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को वो अपने रिटेल शॉप पर रखते हुए अपनी सेल को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उन पर्टिकुलर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड की जाती है, जिसका बेनिफिट रिटेलर्स को मिलता है। सर्विसेज तो होलसेलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट कर रहे हैं मार्केट में? होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलता है? इसका बेनिफिट रिटेलर्स को मिलता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंसल्टेंसी सर्विसेज का बेनिफिट लेते हुए रिटेलर्स ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने शॉप में रख सकते हैं जिसके बेसिस पर वो अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं और इस तरह से अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी इन प्राइजेस। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्राइजेस में स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि होलसेलर क्या करता है, वो ज़्यादातर रिस्क को एज्यूम कर लेता है। मार्केटिंग करनी है उसे तो टोटल रिस्क उसी का रहता है, स्टॉक मेंटेन करना है तो उसी को ये रिस्क फॉलो करना पड़ता है। रिटेलर्स को ऐसे किसी भी रेट को या ऐसे किसी भी रिस्क को फॉलो नहीं करना होता है। रिटेलर को वो ऐसे किसी भी रिस्क से कंप्लीटली बचाते हुए चलता है। इससे क्या होता है, मार्केट में अगर प्राइजेस में कोई फ्लक्चुएशन है तो उस फ्लक्चुएशन को भी वो अवॉइड कर देता है। कैसे? वो स्टॉक मेंटेन कर लेता है। अगर मार्केट में प्राइजेस कम होते हैं तो वो स्टॉक को मेंटेन कर लेता है, यानी कि स्टॉक को स्टोर कर लेता है और उतना ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराता है जिसके हिसाब से वो प्राइस को प्रॉपर्ली स्टेबल करने की कंडीशन में आ जाए। और वो केवल तभी मार्केट में प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सप्लाई करता है जब मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में प्राइस के फ्लक्चुएशन को या प्राइस के फ्लक्चुएशन के रिस्क को कम करने में होलसेलर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसका बेनिफिट कैसे मिलता है? इसका बेनिफिट रिटेलर को मिलता है, क्योंकि रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर अगर कम प्राइस पर सेल करेगा तो उसको नुकसान होगा। तो इस नुकसान को या इस डैमेज को अवॉइड करने के लिए होलसेलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के एक्शंस को फॉलो करता है और इस तरह से प्राइस को स्टेबल करते हुए रिटेलर को इसके लॉस से बचाता है। तो ये तो बात हो गई सर्विसेज टू रिटेलर्स की। अब हम बात करते हैं कि जो होलसेलर्स है वो सोसाइटी के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विसेज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली सर्विसेज के अंदर इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे बड़ी बात क्या है, जो सोसाइटी है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहती है जिसके बेसिस पर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। लेकिन जो सोसाइटी में पर्सन्स है वो इसकी कम क्वांटिटी को परचेज करना चाहेंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने के लिए जो होलसेलर्स हैं वो एफर्ट्स करते हैं और वो इस टाइप के टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सके। यानी कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट होगा और वो नए ट्रेंड के साथ में अवेलेबल होगा तो उसका बेनिफिट सोसाइटी को मिलेगा और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। लेकिन ये केवल और केवल होलसेलर के एफर्ट से ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि होलसेलर्स क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में इन प्रोडक्ट्स को परचेज करके सोसाइटी को रिटेलर्स के हेल्प से अवेलेबल कराते हैं। तो कुल मिला के जब होलसेलर्स अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट टाइप के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते हैं तो इसके बेसिस पर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड वन इज लो कॉस्ट। क्योंकि अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड होलसेलर्स की, तो जो स्पेशलाइज्ड होलसेलर्स हैं वो एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं और वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट्स को परचेज करके उन्हें रिटेलर्स के हेल्प से कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराते हैं। क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये रीजनेबल कॉस्ट पर मार्केट में सोसाइटी को ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगे। सबसे पहले तो ये रिटेलर्स को प्रोवाइड कराएंगे और रिटेलर्स की हेल्प से कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करने की वजह से इनकी कॉस्टिंग कम आती है, ये कम प्राइस में इसको परचेज करते हैं और अपना एक प्रॉपर कमीशन ऐड करते हुए एक प्रॉपर प्राइस पर सोसाइटी के लिए ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। तो ये बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है होलसेलर के ऑपरेशंस की वजह से। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज द गुड्स अवेलेबिलिटी। Because selection of goods is possible because wholesaler has a large varieties of goods। अगर वैरायटीज की बात करेंगे तो होलसेलर के पास गुड्स की एक लार्ज वैरायटीज अवेलेबल होती हैं और जो रिटेलर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं वो उन पर्टिकुलर गुड्स को उन लार्ज वैरायटीज में से सेलेक्ट कर सकते हैं जो उनके अकॉर्डिंग सुटेबल होते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुड्स मोस्ट सुटेबल होते हैं वो गुड्स वो उन होलसेलर से अवेलेबल कर सकते हैं। ये भी बेनिफिट मिलता है सोसाइटी को क्योंकि उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट वन इज द मार्केट रिसर्च। एक सबसे बड़ा फंक्शन और प्ले करते हैं होलसेलर्स, वो है मार्केट रिसर्च का। मार्केट रिसर्च में वो ये देखते हैं कि जो सोसाइटी में पब्लिक है या पर्सन्स है उनका टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है और किस तरीके से उसमें चेंज हो रहा है और वो उस चेंज्ड बाइंग बिहेवियर या चेंज ट्रेंड फैशंस के अकॉर्डिंग
प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को मार्केट में अवेलेबल कराए जाने चाहिए। तो कंज्यूमर्स को पता भी नहीं चलता है और उन्हें जिस टाइप की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उससे पहले ही उस रिक्वायरमेंट को होलसेलर्स के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मार्केट रिसर्च, जो एक फंक्शन होता है होलसेलर्स के द्वारा इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म किया जाता है। ये स्टडी करते रहते हैं मार्केट के अंदर, अपनी सेल्स टीम्स को भेजते हैं, जो इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो रिटेल चेन होती है वो क्या करती है, इनको इसके रिगार्डिंग या मार्केट ट्रेंड में चेंज के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन इनको अवेलेबल कराती रहती है, जिसके बेसिस पर ये क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो मार्केट में हाईली रिक्वायर्ड होते हैं और सोसाइटी को वो प्रोडक्ट्स प्रॉपर वे में अवेलेबल भी कराती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द डिमांड एंड सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो होलसेलर्स हैं वो डिमांड और सप्लाई में एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। डिमांड और सप्लाई दो अलग अलग एस्पेक्ट है। डिमांड आ रही है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सोसाइटी से, और सप्लाई आ रही है कहां से, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक का काम करता है कौन, होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, मार्केट में कंज्यूमर्स की डिमांड को प्रॉपर्ली एस्टिमेट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से डिफरेंट टाइप के गुड्स को परचेस करता है। तो जैसी उसको डिमांड दिखाई देती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने ऑर्डर्स को प्लेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो गुड्स को प्रोड्यूसर से परचेस करता है। तो एक तरीके से मार्केट के अंदर एक डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो प्राइस में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, प्राइस इनस्टेबल हो जाएंगे। तो उस प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो इस डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हुए चलता है। ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होलसेलर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फैशंस। क्योंकि लगातार मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं, फैशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो उन चेंजिंग ट्रेंड्स, उन चेंजिंग फैशंस के अकॉर्डिंग होलसेलर्स क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं जो उस नए ट्रेंड और उस नए फैशन के अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल होते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट सर्विसेज है जो होलसेलर्स के द्वारा सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, थैंक यू।